महेश्वर चंद्र साहब। मेरी वॉइस आ रहा है? जी सर, जी सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष साधु संत को लेकर उड़ीसा के महान क्रांतिकारी कवि भीमो भोई से लेकर सभी साधु संत को, महापुरुष को मेरा नमन और वंदन। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय बोध जी, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बोध जी, वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय बादल सिंह बोध जी, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं धम्मप्रिय अमर प्रशांत जी, और हमारे युवा साथी सचिव योगेश गौतम जी से लेकर जितने भी जुड़े हुए हैं आज का वेबिनार में, सभी सचिव, महासचिव, संयोजक से लेकर सभी साथी को मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। साथियों, मेरे से पहले हमारे युवा साथी सोनवानी जी और हमारा और एक बहन, उन्होंने उनका विषय पर, उनका जीवनी पर बहुत कुछ चर्चा किए हैं और मैं भी उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। तो पहला बात यही कि आज राजश्री साहू जी महाराज का 148वां जन्म जयंती के अवसर पर सभी साथी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसे कि हम जानते हैं कि उनका जन्म 26 जून 1874 को हुआ और उनका जो माँ का नाम राधाबाई है और उनका शादी जो हुआ वो महाराज शिवाजी राय गायकवाड़ की बेटी लक्ष्मीबाई से हुआ, 1 अप्रैल 1819 को हुआ। और कोल्हापुर का राजा जो उनका जो परिनिर्माण हुआ वो 18 मार्च 1886 को हुआ। और उस समय साहू जी महाराज युवा थे, 20 वर्ष के थे और उन्होंने उनको राजा अभिषेक के लिए बुलाया गया। जब राजा अभिषेक के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने कड़ी शब्द से उसको मना कर दिया कि हमको राजाभिषेक नहीं करना है। तो सभी राजपाट में जितने भी लोग थे सभी ने पर आगे हलचल हो गया कि साहू जी महाराज राजाभिषेक नहीं करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं करना चाहते थे कि उससे पहले उनका जो वंशज थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका पर जो सम्मान हुआ था, इसीलिए उन्होंने सख्त से मना कर दिया। और साहू जी महाराज जो काफी स्वाभिमानी थे, काफी जागरूक थे, काफी स्वाभिमानी थे, कभी वो मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और मना इसलिए कर दिया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि एक शूद्र का हम लोग राज्याभिषेक नहीं करेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी ने पूरे अलग अलग प्रांतों में अपना जो सैनिकों भेजे और बनारस से एक बूढ़े, एक रोगी ब्राह्मण को बुलाया और राज्याभिषेक करने के लिए उनको निमंत्रण दिए। तो उसी रोगी और उसी बूढ़े बुजुर्ग ब्राह्मण ने भी जब को पता चला कि एक शूद्र का राज्याभिषेक करना है तो उन्होंने भी मना कर दिया। और उन्होंने ये कंडीशन पर हाँ राजी हुआ कि मेरा वजन जितना है उतना भी मुझे सोना मिलना चाहिए और मैं जो अभिषेक करूंगा मेरा लेफ्ट पैर का जो उंगली है उसी से तिलक होगा। तो इसी से आप समझ जाते हैं कि उस समय में जातिवाद का कितना घृण्य मसला चल रहा था। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको स्वीकार किए और क्योंकि उनको राज्याभिषेक करने के लिए उनका मन था तो उन्होंने राज्याभिषेक हुए। लेकिन ये जो घटना को जानते थे साहू जी महाराज ने और उन्होंने
इसको कड़ी शब्द से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं तो राजा हूं और मुझे किसी ये ब्राह्मण से राजाभिषेक नहीं करना चाहिए। और जब उन्होंने राजा हुए तो पहले राजा होते होते उन्होंने ज्योतिराव फुले का जो क्रांति था, ज्योतिराव फुले जी का जो लड़ाई था, उसी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने मात्र 10 साल के अंदर 122 स्कूल खुले और 1913 को आते-आते उन्होंने एक एंश्योर किया कि हमारा राजकीय पर सभी गांवों में स्कूल होना चाहिए। आप जानते हैं आज 2022 तक चल रहा है, अभी भी पूरे देश भर में इतना देश स्वाधीन हो गया, देश कितना राजा चला गया, कितना प्रधानमंत्री चले गए, फिर भी हर गांव में आज स्कूल नहीं है। लेकिन उस समय उन्होंने हर गांव को स्कूल देने के लिए उन्होंने प्रावधान किए और इंश्योर किए। केवल स्कूल दिए वो बात नहीं है, स्कूल देते देते उन्होंने यूपी स्कूल, एमई स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, कॉलेज बनाए और उसी टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए और साथ-साथ में उन्होंने हॉस्पिटल बनाए। जिस हॉस्पिटल में गरीब लोगों को, आदिवासी को, दलित को, ओबीसी को, उसी में जैसे कि किसी को मेडिकल चिकित्सा से दूरी ना रखा जाए, सबको समान मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, उसी को इंश्योर किए और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समानता लाने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए हर गली मोहल्ले में चाय दुकान और होटल खुलवाए ताकि हर लोग एक ही जगह पर चाय पिए, एक ही जगह पर होटल में खाना खाए। आज जो हम देख रहे हैं, आज जब ये बात बाल गंगाधर तिलक ने को पता चला तो उन्होंने बोला कि ये धर्म के विरुद्ध है, ये जाति के विरुद्ध है, बोलकर उनका ऊपर मुहिम खोल दिए, उनका ऊपर विरोधी को इकट्ठा करके उनको ऊपर चर्चा चलने लगा कि ये साहू जी महाराज बहुत ही धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और साहू जी महाराज ने उस समय में किसानों को विधायिका, एमएलए, एमपी बनाने के लिए उन्होंने प्रावधान रखे। जब ऐसे प्रावधान रखे तो उस समय बाल गंगाधर तिलक, वही बाल गंगाधर तिलक को हमको नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने कहा कि संसद में जाकर ये तेरी चमोली क्या हल चलाएंगे। ये उसी समय हुआ था और इतना बड़ा बात उन्होंने रखा था। आज हम सबको भी इस बारे में बहुत गहराई से जानने की जरूरत है। आज ओबीसी समाज को जानने की जरूरत है कि कौन उनका पक्षधर थे और कौन विरोध कर रहे थे। उसी क्रम में बढ़ाते हुए उन्होंने 1917 को रीमैरेज विडो एक्ट बनाए, जो विधवा महिलाएं हैं उनका शादी हो सके। आज जितने भी माँ बहनें जो विडो होते हैं उनको भी एहसास होना चाहिए कि ये कानून कहाँ से आया, कौन ने कानून बनाया, किसकी बदौलत आज हम विडो होते हुए भी रीमैरेज कर पा रहे हैं। एक तरफ साहू जी महाराज, दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान, ये दोनों होकर आज देश की महिला लोगों को रीमैरेज जो विडो है उनका कानून बनाया, तब जाकर महिला को विडो का मैरिज का अधिकार मिला। आज जो हम लोग का समाज में और भी समाज में जो इंटर कास्ट मैरिज हो रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि ऐसा हम लोग इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी से इश्क कर रहे हैं और हम लोग का इंटर कास्ट मैरिज हो रहा है। ऐसा नहीं है। 1918 में साहू जी महाराज में इसको भी कानून लाया कि इंटर कास्ट मैरिज एक्ट लाया और उसी को संविधान में आते हुए आज कानून के मुताबिक इंटरकास्ट मैरिज हो पा रहा है। तो जो साथियों लोग देश भर में इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, देश में इतना जातिवाद है, इतना पाखंडवाद है, जो इंटरकास्ट मैरिज हो पा रहे हैं, ये उसी 1980 में जो शुरुआत हुआ उसके बदौलत में आज हुआ है। तो महिला लोगों को, पुरुष लोगों को और इंटरकास्ट मैरिज लोगों को उसको समझना पड़ेगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए
कहते हैं कि जिसको ठोकर नहीं मिलता है उस ठोकर को दर्द का एहसास नहीं होता है। हम एक बात कहते हैं कि रिजर्वेशन का जो जनक है वो साहू जी महाराज है। फिर वो ये ख्याल उसके मन में कब आया? कब आया? जब एक दिन ऐसा हुआ कि उनका जो कुक वो ब्राह्मण था, वो घर पर नहीं था। तो साहू जी महाराज ने उनको प्यास लगा तो उन्होंने पानी पीने के लिए किचन रूम पर गए। जब किचन रूम पर गए तब उन्होंने पानी पी रहे थे, तब ब्राह्मण जो उनका कुक था वो आया और देखा और बोला कि अरे आप किचन रूम पर आकर पानी पी रहे हैं। और उसी समय साहू जी महाराज को खींच कर बाहर ले गया और उन्होंने कहा कि साहू जी महाराज ने कहा कि अरे ये महल मेरा है, मैं राजा हूं और तुम मेरे किचन से मुझे पानी से पीने से खींच के ले जा रहे हो। तो उसी ब्राह्मण कुक ने एक नौकर होते हुए ये बोला कि आप भले ही राजा हो सकते हैं राजमहल में, लेकिन आप शूद्र हैं और इस किचन रूम का कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो साहू जी महाराज को ये बात का बहुत एहसास हुआ और साहू जी महाराज उसको ढूंढते रहे, सोचते रहे कि ये कैसा हो रहा है। और उसी नतीजे पर उन्होंने पहुंचे कि जिसका राजा जिस जाति का सम्मान होता है उस जाति का भिखारी का भी सम्मान होता है, और जिस जाति का सम्मान नहीं होता है उस जाति का राजा के भी सम्मान नहीं होता है। इसी बात को उनके दिमाग पर आए साहू जी महाराज की, और उन्होंने पूरे उनकी शासन जो चल रहा था उस समय उन्होंने सर्वे किए कि हमारा शासन प्रशासन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका क्या परसेंटेज है देखिए। तो उसमें जो सर्वे किए उसमें 90 से 95% जो ब्राह्मण थे और बनिया थे, और उन्होंने तुरंत 50% SC ST OBC लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्होंने काम किया। जैसे ही रिजर्वेशन दिए, बाल गंगाधर तिलक से लेकर सारी ब्राह्मण से लोग के उस समय के जितने भी प्रजा थे सभी के अंदर में ये फैला गया कि देखो देखो ये साहू जी महाराज पागल हो गए हैं। ये आज ये एक धर्म विरोधी जाति विरोधी अलग से कानून लेके आ रहे हैं, ऐसे उनके ऊपर अपप्रचार किया गया। तब उन्होंने क्या किए, साहू जी महाराज ने आस पड़ोस में जितने भी राजा थे सबको बुलाए और उनको अच्छा मेहमानबाजी खातिरदारी किए, और जहां घोड़ा रखते हैं घोड़सारी जो घोड़ा रखते हैं वहीं लेकर चले गए। और वहीं जब लेकर चले गए और वहीं पर कम से कम 100 से ज्यादा घोड़ा को उन्होंने अपना रस्सी को खोल दिए और बीच में एक बोरा चना को डाल दिए, तो सभी चना घोड़े लोग खाते रहे। तो राजा ने पूछा कि ये क्या क्या हो रहा है? तो दूसरे राजा ने बोला कि अरे ये तो घोड़े चना खा रहे हैं। फिर दूसरे दिन भी ये किए, फिर तीसरे दिन भी ये पूछे, तो सभी लोग बोलते रहे कि नहीं घोड़े चना खा रहे हैं। फिर 2-3 दिन बंद कर दिए, फिर और एक दिन गए, फिर घोड़े को चना दिए, तो फिर बोले कि ये क्या हो रहा है? तो राजा बोले कि तो चना खा रहे हैं। तो साहू जी महाराज ने बोले कि गौर से देखिए और बोलिए। तब राजा ने देखा और बोला कि हाँ, ये कुछ बलशाली जो घोड़े हैं वो खाना खा रहे हैं, बाकी लोग को खाना नहीं मिल रहा है। फिर दूसरे दिन क्या किए, हर घोड़े को बांध दिए और हर घोड़े को 1-1 किलो चना दे दिए, और फिर राजा लोगों को बुलाए, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि अभी जो पहले जो चना दे रहा था वो कैसा था, और अभी मैं जो चना दे रहा हूँ हर घोड़े को बांध कर 1-1 किलो, वो कैसा है? तो दूसरे जो राज्य के राजा आए थे उन्होंने बोले कि ये आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सबको खाना मिल रहा है। तो मैं इसीलिए रिजर्वेशन लाया हूँ कि दूसरे लोग जो खा कर चर्बी चढ़ गया था, इसीलिए सभी को समानता लाने के लिए, सभी को न्याय देने के लिए, सबके अंदर बंधुता लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं रिजर्वेशन लाया था। और आज हम देख रहे हैं अगर इसको नया तरीके हम देखेंगे तो नया स्थिति में क्या हुआ कि संविधान आया देश में, हमको रिजर्वेशन मिला
और उसका जो मेन जो भूमिका उस समय था वो साहू जी महाराज जी थे। और संविधान के प्रावधान से हमको अधिकार मिला और आज हम एससी एसटी ओबीसी लोगों को अधिकार मिला। आज हम देख रहे हैं आज का जो शासन चल रहा है 12 एससी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 17 ओबीसी मिनिस्टर हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री होते हुए भी ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है। दलित मंत्री होते हुए भी दलित को और एसटी को अधिकार नहीं मिल रहा है। और आज हम ये देख रहे हैं कि इसी संविधान की बदौलत हर किसी को अधिकार मिला हुआ है, एससी को, एसटी को, महिला को। आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, महिला प्रधानमंत्री बने हैं और आज भी देख रहे हैं 21st सेंचुरी में कि ये जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। अब हमारा उड़ीसा के अंदर जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, सर्वोच्च पद पर खड़े हुए, तब भी ये जातिवाद का जो टकराव है उनको झेलना पड़ा और इनको धक्का खाने पड़ा यहाँ पर उड़ीसा का पुरी मंदिर आते हुए। और उसी का राष्ट्रपति होते हुए भी हथरास का घटना हुआ। जो भी घोड़ा पर चढ़ रहे हैं उनका ऊपर अटैक हो रहा है, जो रात भर में जला दिया जा रहा है, दलितों के ऊपर अटैक्स हो रहा है। और रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति वो साइलेंस मोड में है और लोगों को ये बता दिया गया कि ये दलित राष्ट्रपति है। और अभी और एक राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, आदरणीय सम्मानीय हेमरम मैडम, वो भी आदिवासी समाज के आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरे बात को रिकॉर्डिंग किया जाए कि वो होते हुए भी उनका टर्म में खत्म हो जाएगा और महिला लोगों को जो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि 2014 से हम देख रहे हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, जो महिला की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक महिला को अधिकार नहीं मिला। आज राष्ट्रपति होते हुए जो एससी एसटी लोगों को, जो ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन मिलता था वो राष्ट्रीय उद्योग में मिलता था। आज राष्ट्रीय उद्योग खत्म है, बंद होने जा रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। किंतु महामहिम राष्ट्रपति एक दलित राष्ट्रपति होते हुए भी उनका मुंह में ताला पड़ा हुआ है। और मैं भी जानता हूं कि ये जो राष्ट्रपति आने वाले हैं ये भी ताला बंद होंगे। तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कितना भी हो जाए ये आरएसएस का एजेंडा पर चल रहे हैं। सीधे सीधे बात है, आरएसएस की एजेंडा पर चल रहे हैं। इसीलिए वो जो कह रहे हैं ओबीसी प्रधानमंत्री होते हुए, दलित राष्ट्रपति होते हुए भी वो हमारा भलाई नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा जो अभी राष्ट्रपति जा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको सही अगर विचार संस्कार में नहीं चलेंगे तो हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और साथियों, आज जब हम जरूर ही साहू जी महाराज का विषय पर बहुत ही चर्चा कर रहे हैं, उनका जीवन पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा होना भी चाहिए। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य में, आज का जो समय में, इस समय में हम सभी का दायित्व बनता है उस बाबा साहब का संविधान का सुरक्षा, उस साहू जी महाराज का जो अधिकार जो हमको मिला था उसका सुरक्षा करने का आवश्यकता है। मेरे सामने में 61 साथी जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में, तो उसमें चलता है कि हम कितना जागरूक है। तो आने वाले दिन में मैं उड़ीसा से भी शुरू करता हूँ, उड़ीसा के साथी भी सोए हुए हैं और राज्य के भी साथी सोए हैं। हमको सब जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और हमारा जो पूरे देश के अंदर आज खतरा जो मंडरा रहा है उसमें केवल जो बाबा साहब की विचारधारा में, जो कांसीराम की विचारधारा में, जो बुद्ध का विचारधारा में जो चलेंगे वो हमको न्याय प्रदान कर सकेंगे, अदरवाइज वो लोग नहीं कर सकेंगे। आज जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रहा है इस व्यवस्था से हमको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, हम सभी को आपस में मतभेद भूलना पड़ेगा। मतभेद भूल कर हम लोग एक ही मंच पर, एक ही रास्ता पर, एक ही विचार पर चलेंगे तो आज का जो जन्म जयंती मना रहे हैं 148वां जन्म जयंती साहू जी महाराज का, वो सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे कहने के लिए मौका दिया गया है, हम साहू जी महाराज को गुणगान करेंगे, साथ साथ में उन्हीं का दिया हुआ जो अधिकार है, जो सारे जो उन्होंने इतना विपरीत परिस्थिति में जितना अधिकार दिए हैं, आज हम सब पाते हुए उसको छोड़ रहे हैं, उसको हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। तो साथियों, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं
कि हम लोग सभी राज्यों के अंदर शिक्षा शिविर बनाएं और एकजुट बनाएं और साथ मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरी बात कट गया क्या? हाँ जी सर, नहीं, नेटवर्क नेट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, है। एक कॉल आ गया। तो कंप्लीट हो गई साथियों, सर। आज साहू जी महाराज का जो जन्म जयंती मना रहे हैं, बहुत ही खुशी का बात है और हम लोग सभी मिलकर आने वाले उन्हीं का जो अधिकार जो हमको दे के गए हैं, उस अधिकार को बचाना है और इसीलिए हमको संगठन को मजबूत करना है और इसी बात को रखते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम करता हूँ। आपने मुझे कहने का मौका दिया। आप सभी को नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम और जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमने हमारे उड़ीसा से राष्ट्रीय महासचिव महेश्वर चंद्र जी को सुना है। बहुत ही अच्छा उन्होंने विचार दिए हैं और साहू जी महाराज जी की जो जयंती पर चर्चा की है और उनको वर्तमान परिस्थितियों पर भी उन्होंने थोड़ा विचार दिया है। तो साहब का बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में माननीय अरविंद वाघमारे जी हैं। आप